नमस्कार। आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत के औद्योगिक कानूनों के एक महत्वपूर्ण बदलाव की, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के बीच के अंतर की। ये कंपैरिजन हमें बताएगी कि कैसे भारत ने अपने पुराने औद्योगिक सुरक्षा कानूनों को आधुनिक समय के अनुरूप बनाया है, ताकि फैक्ट्रीज, इस्टेब्लिशमेंट्स और वर्कर्स के लिए एक सुरक्षित और संगठित कार्य वातावरण तैयार किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। डिफिनिशनल डिफरेंस इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वर्सेस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के डिफिनीशंस के बीच में क्या डिफरेंस है देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्ट्री से। दोस्तों, फैक्ट्री की परिभाषा 1940 फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अनुसार फैक्ट्री वो प्रेमिसेस है जहां अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा तो कम से कम 10 या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हों, या बिना पावर के 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हों। वहीं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में यह थ्रेशोल्ड जस्ट डबल कर दिया गया है। जैसे पावर के साथ 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स होने चाहिए और बिना पावर के 40 या उससे ज्यादा वर्कर्स होने चाहिए। इसके अलावा कोड में यह भी कहा गया है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लॉज को संशोधित नहीं करती हैं तब तक पुराने थ्रेशोल्ड ही लागू रहेंगे। तो अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो मान लें हम किसी छोटे शहर में एक टेक्सटाइल यूनिट है जहां पर 15 वर्कर्स पावर मशीन के साथ काम कर रहे हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट के तहत ये फैक्ट्री में मानी जाती थी, लेकिन अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के तहत अब ये फैक्ट्री की परिभाषा में नहीं आएगी, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड अब 20 वर्कर्स की है। नेक्स्ट डिफिनीशंस देख लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। एस्टेब्लिशमेंट जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में डिफाइंड नहीं था, जबकि ओएसएच डब्ल्यूसी कोड में इस बात को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अनुसार एस्टेब्लिशमेंट वो जगह है जहां पर कोई इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग या ऑक्यूपेशनल चल रहा हो और वहां 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स इंप्लाइड हो। इसमें मोटर ट्रांसपोर्ट, अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट्स, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शंस, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क, प्लांटेशन, माइन एंड पोर्ट को भी शामिल किया गया है। अगर कोई फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जहां पर 15 लोग काम कर रहे हैं, तो पहले ये फैक्ट्रीज के दायरे में नहीं आता था, लेकिन अब ओएसएच डब्ल्यूसी कोड 2020 के तहत ये इस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। लेट्स सी इंडस्ट्री। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में इंडस्ट्री की कोई परिभाषा नहीं दी गई थी, बट ओएसएच डब्ल्यूसी कोड 2020 में इंडस्ट्री डिफिनीशंस कम्स अंडर द सेक्शन 2ZD। यहाँ पर इंडस्ट्री का मतलब है कोई भी सिस्टमैटिक एक्टिविटी जो एम्प्लॉयर और वर्कर के सहयोग से गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन, सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए की जाती है। इसमें कुछ एक्सक्लूशन भी हैं, जैसे चैरिटेबल कोई ट्रस्ट हो या सोशल हो या फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज हो या डिफेंस सर्विसेज हो या डोमेस्टिक सर्विसेज हो, इनको इससे एक्सक्लूसिव दिया गया है। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम कहें, अगर कोई एनजीओ मुफ्त में शिक्षा देता है तो वो इंडस्ट्री नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वही संस्था पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है तो वो इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में यह परिभाषा दी गई थी अंडर सेक्शन 2 के, किसी भी आर्टिकल या सब्सटेंस को बनाने, बदलने, साफ करने, पैक करने या किसी भी तरह से अडॉप्ट करने की प्रक्रिया को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना गया था। बट ओएसएच डब्ल्यूसी कोड ने इस डिफिनीशन को मॉडर्नाइज किया है। अब इसमें ऑफसेट प्रिंटिंग,
स्क्रीन प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड फ्लक्सोग्राफी जैसे नई टेक्नोलॉजीज को भी शामिल किया गया है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वो फ्यूचर में और प्रोसेस को नोटिफाई कर सकते हैं। इट्स कम्स अंडर द सेक्शन 2ZI। तो अगर हम कहें कि एग्जाम्पल के लिए कि पहले 3D प्रिंटिंग लैब को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं माना जाता था, लेकिन अब OSH WC कोड 2020 के तहत ये पूरी तरह से कवर्ड है। हजार्डस प्रोसेस, हजार्डस प्रोसेस comes under the Factories Act under section 2CB। इसमें डिफाइन किया गया था ऐसा प्रोसेस जो हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है या इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकता है, वो हजार्डस प्रोसेस में है। आप डिफिनेशन देख सकते हैं, प्रोसेस और एक्टिविटी रिलेशन टू इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल वेयर unless special case is taken raw material used thereby therein are on the intermediate or finished product, by product, waste or effluent जो कि हेल्थ को या इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं। बट OSH WC कोड 2020 में ये सेक्शन 2ZA के अंतर्गत इस डिफिनीशन को और विस्तृत किया गया, ब्रॉड किया गया है। अब इसमें प्लांटेशन को भी शामिल किया गया है और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या केमिकल के स्प्रेइंग से होने वाले जोखिमों को भी कवर किया गया है। तो अगर हम कहें कि कोई टी प्लांटेशन में पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहा है, तो अब वो हजार्डस प्रोसेस की कैटेगरी में आएगा, जिससे वर्कर्स की सेफ्टी के लिए अतिरिक्त प्रावधान लागू होंगे। नेक्स्ट, वर्कर। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में वर्कर्स को सेक्शन 2L में डिफाइन किया गया था, जिसमें कहा गया था वर्कर वो व्यक्ति है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या उससे जुड़ी किसी एक्टिविटी में काम करता है। लेकिन OSH WC कोड 2020 ने इस डिफिनेशन को बहुत व्यापक बना दिया है। अब इसमें मैनुअल, स्किल्ड, टेक्निकल, क्लेरिकल, सुपरवाइजरी वर्क करने वाले सभी लोग शामिल हैं, साथ ही वर्किंग जर्नलिस्ट और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज भी। हालांकि जो व्यक्ति सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है और जिनका वेतन 18,000 रुपए से ज्यादा है, अब उन्हें वर्कर नहीं माना जाएगा। तो अगर हम कहेंगे अगर किसी फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर को 25,000 रुपए का तनख्वाह मिलता है, कमाता है, तो अब वर्कर की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो फैक्ट्रीज एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कोई अलग से परिभाषा नहीं दी गई थी, बट OSH WC कोड में इसे स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो लेबर है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है। इसमें इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई वर्कर कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ परमानेंट एम्प्लॉई है और उसे रेगुलर बेनिफिट मिलते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं माना जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात हम करें, अगर कोई कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर अपने परमानेंट कुक को किसी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में भेजता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट डिफिनीशन इज द एम्प्लॉय। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में एम्प्लॉय शब्द का प्रयोग नहीं था, मींस दैट वाज नॉट डिफाइंड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, बट OSH WC कोड 2020 में सेक्शन 2T के अंतर्गत एम्प्लॉय को डिफाइन किया गया है, जहां एम्प्लॉय का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो वेजेस पर किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो या मैनेजर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो एम्प्लॉय ही आएगा। इससे एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस का दायरा वर्कर से बढ़ाकर एम्प्लॉय तक पहुंचा दिया गया। मींस अगर किसी फैक्ट्री का HR मैनेजर अब एम्प्लॉय माना जाएगा, जबकि पहले वो वर्कर की परिभाषा में आता था। सो वर्कर एंड एम्प्लॉय के बीच में डिफरेंस कर दिया गया है। एम्प्लॉयर। फैक्ट्रीज एक्ट में एम्प्लॉयर वर्ड नहीं था, बट ऑक्युपायर शब्द पर जोर था। लेकिन अब OSH WC को 2020 में एम्प्लॉयर को डिफाइन किया गया है। अब एम्प्लॉयर में शामिल है फैक्ट्री का ऑक्युपायर, माइंस का ओनर या एजेंट या मैनेजर,
एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कॉन्ट्रैक्टर या डिक्रीज्ड एम्प्लॉयर ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सो अगर हम कहें कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के तहत वर्कर्स किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो अब कॉन्ट्रैक्टर भी एम्प्लॉयर का जिम्मेदारी निभाएगा। ऑक्यूपायर, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में सेक्शन 2N में ऑक्यूपायर को डिफाइन किया गया था। इसमें कहा गया था ऑक्यूपायर वो व्यक्ति है जिसके पास फैक्ट्री के अफेयर्स पर अल्टीमेट कंट्रोल है। कंपनी के मामले में कोई भी डायरेक्ट ऑक्यूपायर नहीं माना जाता था, लेकिन OSHWC कोड 2020 ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ऑक्यूपायर नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फैक्ट्री से कोई ऑपरेशनल संबंध नहीं है तो अब उसे कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सो ऑक्यूपायर का डेफिनेशन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है। चिल्ड्रन, एडल्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 2C में चाइल्ड को डिफाइन किया गया था। मींस चाइल्ड वो व्यक्ति है जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और एडल्ट वो है जिसने 18 के ऊपर का है। बट OSH कोड 2020 ने एडोलसेंट की परिभाषा को चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट 1986 से लिया है, और साथ ही कोड में साफ किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी माइन में काम नहीं कर सकता। अगर हम एग्जांपल लें कि 17 साल का कोई लड़का माइनिंग एरिया में काम करता है तो कानूनन वो अब अपराध माना जाएगा। कॉम्पिटेंट पर्सन, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 2CA में कॉम्पिटेंट पर्सन को डिफाइन किया गया था, और जिसमें कहा गया था कॉम्पिटेंट पर्सन वो है जिसे चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा मान्यता दी गई हो। लेकिन OSHWC कोड 2020 ने अब ये अथॉरिटी चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास है। साथ ही माइंस के लिए इसमें शार्ट फायरर या ब्लास्टर जैसे विशेष रूल के रूप में शामिल किया गया है। अगर किसी कोल माइन में ब्लास्टिंग का काम होता है तो वहां पर शार्ट फायरर अब कॉम्पिटेंट पर्सन माना जाएगा। इंस्पेक्टर, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में इंस्पेक्टर वर्ड आया था सेक्शन 8(1)(2) में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर नियुक्त करती है जो कि फैक्ट्रीज की जांच करते थे। OSHWC को 2020 में वर्ड को मॉडिफाई किया गया है। नाउ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मींस एन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 34। तो लिस्ट अगर कहें जो अब केवल निरीक्षण नहीं करेंगे बल्कि एम्प्लॉयर और वर्कर को कानून की जानकारी देकर कंप्लायंस में मदद करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि अब इंस्पेक्शन के दौरान अधिकारी केवल गलती ढूंढने नहीं आएंगे बल्कि फैक्ट्री को सुधार करने के सुझाव देके जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द मेडिकल ऑफिसर। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में सर्टिफाइंग सर्जन की बात की गई थी सेक्शन 10(1) में सर्टिफाइंग सर्जन का डिफिनीशन था, लेकिन OSHWC को 2020 ने इस डिजिग्नेशन को स्टैंडर्डाइज करते हुए मेडिकल ऑफिसर कहा है। अब मेडिकल ऑफिसर को केवल फैक्ट्रीज में ही नहीं बल्कि माइंस, प्लांटेशंस, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स एंड अन्य एस्टेब्लिशमेंट में भी नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। सो अगर कहें कि हम किसी प्लांटेशन में 200 वर्कर हैं तो अब वहां पर एक क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति होनी जरूरी है। सो हमने देखा कि OSH कोड 2020 ने भारत के श्रम कानूनों को एक मॉडर्न और यूनिफाइड फ्रेमवर्क में बदल दिया है। इस कोड ने फैक्ट्रीज की थ्रेशोल्ड बढ़ाई, डिफिनीशन को ब्रॉडर किया, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्पष्ट किया
अब एम्प्लॉयर्स, मैनेजर्स, कॉन्ट्रैक्टर, वर्कर्स और सभी की अकाउंटेबिलिटी तय की गई। इन बदलावों से वर्कप्लेस गवर्नेंस, कंप्लायंस एंड सेफ्टी मैनेजमेंट और भी मजबूत होंगे। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।